हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट आप लोगों का है केमिस्ट्री, यानी कि कक्षा 11 का विषय आप लोग का रसायन विज्ञान है। वार्षिक परीक्षा का आप लोग का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर है, यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। आप लोग का पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न है आप लोग का NM01 है। ठीक है, इसका जो 70 में 70 नंबर आप लोग का फुल सोल्यूशन के साथ एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। धैर्य बना करके आप लोग को जानकारी के लिए बता दो बाबू, सभी के स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अब आप लोग को इसको अच्छे तरीके से फुल सोल्यूशन के साथ बताएंगे। ठीक है, खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि MCQ क्वेश्चन दिया गया, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया यानी कि क्या दिया गया, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया यानी कि CA के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जो कैल्शियम होता है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया H2 और S2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +6 होती है, जो कि हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षार धातुएं संबंधित होती है तो यस ब्लॉक के तत्व होते हैं, यानी कि क्षार धातुएं जो होती है यस ब्लॉक के होती हैं। ठीक है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में अधिकतम अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 64 GSO4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया H-, यानी कि H- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो 1s1 होता है। ठीक है, ये हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में पाई तथा सिग्मा बंधों का अनुपात होता है, कितना होता है, तो 4 होता है, जो कि हमारा कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि NO2 प्लस दिया गया, फिर कामा दिया गया NO3 और माइनस दिया गया, और फिर NH4 प्लस और में क्या दिया गया हमें, नाइट्रोजन के कक्षकों के संभावित संकरण क्रमशः है, यानी कि क्या हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, यहाँ पर CH2 और डबल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड है, CH सिंगल बॉन्ड है, फिर CH सिंगल बॉन्ड है, फिर CH3 2 है, तो आप लोग का IUPAC नाम बताना है। तो इसका IUPAC नाम है, क्या नाम है बाबू, 3-मेथिल 1 ब्यूटीन है, क्या है, 3-मेथिल 1 ब्यूटीन है। ठीक है, ये हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित यौगिकों में से Mn की ऑक्सीकरण संख्या का मान अधिकतम होता है तो KMnO4 में होता है। ठीक है, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर है, ये बी वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया CrH2O4 Cl2 में Cr की संयोजकता होती है, कितनी होती है, 3 होती है बाबू, यानी कि 3 होती है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 वाला कि यदि रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता 0.9 ग्राम लीटर बना है तो रक्त की ग्लूकोज की मोलरता होगी तो 0.005 होगी, यानी कि हमारा कौन सा मोलर होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर 12 वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया देखिए समझिएगा कि यदि जलीय विलयन, यानी कि यदि जलीय विलयन के pH मान 0 हो तो वह विलयन होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है बाबू। देखो जब 0 यानी कि 0 होता है, यानी कि 7 से जब कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से जो अधिक होता है वो क्षारीय होता है, और 7 पर ही जो रहता है वो उदासीन होता है। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 13 वाला क्वेश्चन की जब बर्फ पिघलता है तो इसकी एंट्रोपी होती है, क्या होती है, बढ़ती है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया 2p² इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, यानी कि 0 होती है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि C2H2 अणु में होता है, यानी कि क्या होता है, कितना सिग्मा बंद होता है, कितना पाई बंद होता है, तो 2 सिग्मा बंद होता है तथा 3 सिग्मा वो पाई बंद होता है, जो कि हमारा इसका सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया बाबू, 16 वाला क्वेश्चन दिया गया कि क्रोमियम परमाणु का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका राइट आंसर यही डी वाला है। क्या है, यहाँ पर जो क्रोमियम होता है Ar क्या होता है, 3d5 और 1s1 होता है, ओ ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, क्या है 53 और 85 में वाले तत्व हैं, यानी कि ये कौन से होते हैं, तो हाइड्रोजन होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर 18 वाला क्वेश्चन देगा समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा होता है हमें ये बताना है, तो Fe3 और Mn2+ होता है, यानी कि हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया है कि ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः क्या है, यहाँ पर ये
4T कक्षकों के यानी कि कक्षकों में भरे जाते हैं तो कहलाते हैं, यानी कि क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, 4D होगा बाबू, यहाँ पर 4F है, क्या है, 4F में तत्वों में भरे जाते हैं तो लेंथेनाइड कहलाते हैं, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। फिर 20 वाला यानी कि 20 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हमें ये बताना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Zn यानी कि जिंक में नहीं होता, ठीक है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर 20 MCQ वाला कंप्लीट हो गया। आगे भी आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं। देखो क्या दिया गया क्वेश्चन, खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, जिसमें इसमें केवल 7 प्रश्नों को सिर्फ हल करना है। आप लोग का जो क्वेश्चन दिया जाएगा 8 दिया जाएगा, आप लोग को 7 ही करना है। आप लोग का देखिए पहला क्वेश्चन अति लघुत्तरीय क्वेश्चन के रूप में स्टार्ट होता है, जो कि का वाला क्वेश्चन पूछा गया, निर्जलीकरण पर संचित टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, देखिए शरीर को पर्याप्त पानी तथा तरल पदार्थों को ना मिलने की स्थिति को निर्जलीकरण कहते हैं। बस आप लोग का ये लिख करके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देगा बफर विलयन क्या है, यानी कि जो बफर विलयन होता है वो क्या होता है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा कि किसी दुर्बल अम्ल तथा उसमें संयुग्मी क्षारक अथवा किसी दुर्बल क्षारक उसमें संयुग्मी अम्ल के जलीय विलयन को ही बफर विलयन कहते हैं। बस आप लोग का ये लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें ऑक्सीकरण और अपचायक को छांटना है, यानी कि क्या क्या है, तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा बाबू। फिर अपवाऊ को नियम को बताना, क्या बताना है, अपवाऊ को नियम को बताना। तो इसका अपवाऊ का नियम क्या था, या इस नियम के अनुसार आप लोग को यही बताया गया था, क्या बताया गया था कि किसी परमाणु के किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश करते हैं और फिर उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में यानी कि ऑर्बिटल में प्रवेश में जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अपवाऊ का नियम कहते हैं। बस आप लोग का यही था, 2 ही नंबर का पूछा गया, तो इतना ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या लिखेगा, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उन्हें रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि एग्जाम्पल भी पूछा गया, तो Cu यानी कि क्या हो जाएगा, O हो जाएगा प्लस H2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप लोग को कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर गर्म करने पर Cu प्लस क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, यानी कि आप लोग का ये प्राप्त हो जाएगा। बस आप लोग का यही हो गया, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पर समझिएगा कि सल्फर परमाणु क्रमांक 16 के अंतिम इलेक्ट्रॉनों के 4 क्वांटम संख्याओं को मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका जो 4 मतलब क्वांटम संख्याओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना, कैसे हो जाएगा, देखो 1s² हो जाएगा, ठीक है, 1s² हो जाएगा। फिर आप लोग का 2s² हो जाएगा। फिर आप लोग का क्या हो जाएगा, 3 यानी कि 2p6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3s हो जाएगा स्क्वायर। फिर आप लोग का 3p फिर आगे क्या हो जाएगा, 3p4 हो जाएगा। फिर काम आप लोग का क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा होता है, इसीलिए ये इसकी जो क्वांटम संख्या होती है 3 होती है। बस आप लोग का ये 2 नंबर लिख करके बिल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या हो, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, प्रबल में कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित होते हैं या विघटित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी कि कहने का सेंस क्या है, उनके अणुओं में पूरी तरह से आयनों टूट जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, कोई भी अम्ल ले लेंगे, जैसे HCl हो जाएगा। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, NHO3 होता है, NO3 होता है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेंगे, यानी कि H2SO4 होता है, ठीक है। ये सब क्या आते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य का परिभाषा बता दे रहे हैं, इसको लिख लो। देखो दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, वह जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनिक होते हैं, लेकिन उनके अणुओं कुछ नियमित रूप से आयनों को टूटते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। ये वाला भी लिख करके आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। जैसे HCN होता है, क्या होता है, HCN होता है। HCN किसका सूत्र होता है, तो हाइड्रासाइनाइड का होता है, ठीक है। ये वाला आप लोग का लिख करके बिल कंप्लीट हो गया, 2 नंबर बाबू इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देगा, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है, ठीक है। उष्माशोषी अपक्रिया का परिभाषा बता देने, सबसे पहले उष्माशोषी उष्माक्षेपी का हेडिंग बना लीजिएगा। क्या लिखेगा कि ऐसा रासायनिक अपक्रिया जिनमें उत्पादों के निर्माण के दौरान उष्मा ऊर्जा मुक्त होती है, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, दहन हो जाएगा, जैसे पेट्रोल हो जाएगा, गैस हो जाएगा, जलना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद उष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, इसको भी बता देते हैं। उष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, इसमें आप लोग को बता दे रहे हैं कि ऐसे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उत्पादों के निर्माण के लिए उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर क्या लेते हैं, पानी में अमोनिया क्लोराइड की घुलना होता है, बर्फ का पिघलना होता है, वाष्पीकरण होता है, इत्यादि होते हैं। बस आप लोग का 2 नंबर इसमें कंप्लीट हो गया। फिर आगे क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, आगे क्वेश्चन आप लोग का दिया गया कि केवल 7 प्रश्नों को हल करना है, यानी कि आप लोग का ये
लघु उत्तरीय क्वेश्चन कह सकते हैं कि वुड्स अपक्रिया क्या है और इसकी क्रिया विधि को समझाइए। इसका क्या होता है वुड्स अपक्रिया? जब दो एल्काइल हैलाइडो यानी कि हेलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ शुष्क स्तर की उपस्थिति में मिलाकर उच्च एल्केन बनाने की एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे वुड्स अपक्रिया कहते हैं। बस ये वाला हो जाएगा। इसकी क्रिया विधि क्या क्या होते हैं? वुड्स अपक्रिया में दो एल्काइल यानी कि हेलो एल्केन शुष्क स्तर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ मिलाकर उच्च एल्केन बनाते हैं। ठीक है, और सोडियम धातु के स्थान पर सक्रिय तांबा, जस्ता, लोहा, सिलिकॉन, इंडियम और जैसे अन्य तत्व का उपयोग किया जाता है। ये छोटा सा लिख करके 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा हाकेल का नियम लिखिए, यानी कि जो हाकेल का नियम है उसको बताना है। तो इसका ये हाकेल का नियम क्या था, इसमें ज़्यादा नहीं बताना, थोड़ा ही बताना। देखो क्या है इस नियम के अनुसार, यानी कि हाकेल का नियम यही कहता है कि अगर किसी चक्रीय और समतल अणु में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो संगठित होगा। इसमें n एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक है और इसका नियम कार्बनिक रसायन के प्रयोग किया जाता है। यह नियम की विशेषताएं क्या क्या होती है इसको भी बता देते हैं कि यह जो कौन से यौगिक संगठित या नहीं होता है ये भी बताता है। और यह नियम जो होता है निर्धारित ये करता है कि अणु जो होता है एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक है या नहीं है, ये भी बताता है। उसका प्रयोग क्या करने के लिए, इसका प्रयोग ये यौगिक को संगठित बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये वाला लिख करके 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसको संतुलित करना है, क्या बैलेंस इसको करना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 3 ही नंबर का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा परमाणविक त्रिज्या को परिभाषित कीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा नेपथेलीन को क्या दिया गया है, केरोसिन से किस प्रकार पृथक किया जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। हैश का नियम को समझाइए, इसको तैयार कर लेना है। इसको आप लोग को क्यों ये क्वथनांक सबसे अधिक होता है ये आप लोग को समझाना है। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर जा वाला भी क्वेश्चन दिया गया एल्केनों के गलनांक और क्वथनांक तथा जल में विलेयता का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इसको भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें अथवा करके भी दिया गया कि अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों तथा इसकी और्ध्वता को समझाइए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल दिया गया, इसको आप लोग को बताना है, यानी कि छोटा सा है आप लोग का, यानी कि 5 नंबर का तो बड़ा से ही है, मतलब छोटा सा नहीं है। और इसको आप लोग को ये परिभाषा बताना और नियम बताना, तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। जो 5वां क्वेश्चन दिया गया ये वाला दिया गया अथवा करके इसमें दिया गया, अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, यही था आप लोगों का क्लास 11th का रासायनिक विज्ञान का यानी कि केमिस्ट्री का पेपर था कक्षा 11 का, जो कि इस वीडियो में निचोड़ तरीके से बता दिया, आप लोग को समझा दिया फुल सोल्यूशन के साथ। ठीक है, आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 11th के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।